हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके पास अगेन जो मैंने लास्ट टाइम एक आपका टॉपिक कवर किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कि ग्राफिकल मेथड के बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया था, जिसमें हमने सोल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। आज उसी सीक्वेंस में मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके पास लेकर आया हूँ कि ग्राफिकल मेथड के अलावा हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड भी होती है जिसकी हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में मेथड्स जो सॉल्व करना है बाय एल्जेब्रिक मेथड्स। एल्जेब्रिक मेथड से आप लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, ये आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि एल्जेब्रिक मेथड में मतलब ऐसी मेथड जिनको कैलकुलेशन के बेसिस पर हम सॉल्व करें, उन इक्वेशन को हम एल्जेब्रिक मेथड्स कहा जाता है। जिसमें मैंने बताया था आपको दीज आर 3 मेथड्स। पहला एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड हमारे पास मेथड वो होती है जिसमें पहले तो इस नाम से समझिए, एलिमिनेशन मेथड मीन्स किसी चीज को एलिमिनेट करना यानी निकालना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, जैसे हमने देखा था कि 1 वेरिएबल की इक्वेशन होती है तो उसको सॉल्व करना आसान होता है, लेकिन अगर 2 वेरिएबल हैं तो उनको सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं ताकि हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकें। तो इस मेथड को अपन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। जिसके लिए हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया। मान लीजिए आपके पास में एक एग्जाम्पल है कि 4 चेयर्स और मान लीजिए आपके पास 3 टेबल्स हैं। 4 चेयर्स एंड 3 टेबल है जिनकी कॉस्ट आपको 2100 रुपीज़ में पड़ रहे हैं। और वही चीज़ अगर आप मान लीजिए 5 चेयर्स परचेज करते हैं और 2 टेबल्स परचेज करते हैं तो वही आपको कॉस्टिंग जो पड़ रही है वो 1750 की है, 1750 रुपये में। तो आपको बताना है कि पर टेबल की कितनी कॉस्ट है और पर चेयर की कितनी कॉस्ट है। यह हमें कैलकुलेट करना बाय द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक मेथड का एलिमिनेशन मेथड से। तो हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो है वो सबसे पहले वेरिएबल को अज्यूम करना इन क्वांटिटी में कि लेट करा कि कॉस्ट ऑफ 1 चेयर हमने सपोज उसको मान लिया सपोज रुपीज एक्स, और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल को हमने मान लिया सपोज रुपीज वाई। तो इक्वेशन क्या फॉर्मेशन हो जाएगी कि अगर एक टेबल चेयर की कॉस्ट x रुपीज है तो 4 चेयर की हो जाएंगी 4x, 3 टेबल है तो उसकी हो जाएगी कॉस्ट 3y, टोटल कॉस्ट 2100 रुपीज। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 5 चेयर्स की कॉस्ट प्लस 2 टेबल की कॉस्ट इक्वल टू 1750 रुपीज। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर? बात समझ में? दीज आर द इक्वेशन जिनको हमें सॉल्व करना बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट होता है किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट कब हो पाएगा? जब कोफिशिएंट उनके सेम होंगे और उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कोफिशिएंट को सेम बनाने का जो तरीका होता है इसमें बेसिकली कि आप देख लीजिए, चाहे आप तो या तो x के कोफिशिएंट को सेम बना लीजिए या y के वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बना लीजिए, कोई भी आप वर्किंग कर सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश करिए जिनके कोफिशिएंट छोटे आ रहे हैं उनको हम सेम बना लें तो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे आप चाहें तो x के भी कोफिशिएंट को आप ले सकते हैं, y के भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे y के कोफिशिएंट छोटे हैं तो ज़्यादा बेटर ये होगा कि इनको हम एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान होगा। तो इंटरचेंजिंग मेथड, जैसे लाइक कि हमने 3 और 2 हैं यहाँ पे कोफिशिएंट, ये दोनों क्या है? को प्राइम है। तो को प्राइम है तो इसका मतलब है कि इनका जो एलसीएम होगा वो इनका कॉमन मल्टीपल होगा। तो एलसीएम 3 2 का 6 होता है। इसका मतलब ये है कि हमें दोनों इक्वेशन के y कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट को 6 बनाना है। तो y के कोफिशिएंट को 6 बनाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन इक्वेशन में 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पर्टिकुलरली जैसे इक्वेशन नंबर 2 है इसका कोफिशिएंट 2 है तो उसको सेम बनाने के लिए, सेम 6 बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नाउ इट बिकम्स कि आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो 2 4 ज़ा 8। यू हैव टू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना, ना कि सिर्फ y के कोफिशिएंट को। ठीक है,
आपको पूरी इक्वेशन को एलिमिनेट, तो 4 2 8, 2 3 6y हो जाएगा और ये 4200। नाउ इक्वेशन वन बिकम्स, ये ऐसा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम 15x प्लस में 6y इक्वल टू 17 3 51 52 50। ये आपके पास दो इक्वेशंस है जिसके y के कोफिशिएंट अब क्या हो गए, सेम हो गए। अगर को प्राइम है, मतलब सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है कि जिनको कोफिशिएंट को सेम बनाना उनका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम की वैल्यू को मेंटेन करना है। 3 2 का एलसीएम 6 लाने के लिए 3 में 2 का और 2 वाले में इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम मिल जाएंगे। नाउ सेम साइन है तो आपको चेंज द साइन करना पड़ेगा। इसका मतलब है 6y का साइन अब ये है, 15x का साइन ये है और 52 50 का साइन ये है। प्लस 6y माइनस 6y एलिमिनेट होकर आप कैंसिल हो गए तो ये कैंसिल आउट हो गया, और 8 माइनस 15x तो माइनस का 7x बचेगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 42 माइनस 42 50, है ना। ये आपके पास आ जाएगा 950, सॉरी 1050 विथ माइनस साइन, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल्स टू 1050 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 7 7 5 35 एंड 0। तो x की वैल्यू सॉल्व करने पर अपन को कितना मिला, 150, x इक्वल्स टू 150। ये पर्टिकुलर इक्वेशन का x वेरिएबल का सोल्यूशन है बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें ये जरूर है कि जो x की वैल्यू अगर आपके पास एक वेरिएबल को हमने क्या करा, इसमें y वेरिएबल को सेम करके एलिमिनेट कर दिया, तब आपको आंसर x का मिल गया। अब जो वैल्यू आई है x की वो आप आइदर जो भी कोई आसान इक्वेशन है उसमें आप प्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप प्लेस करते हैं, है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन में मान लीजिए प्लेस करते हैं तो इक्वेशन है अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 2100। हमने x के 150 प्लेस किया तो रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 600 प्लस में 3y इक्वल टू 2100 और 3y इक्वल टू 2100 माइनस 600, दैट बिकम 1500 इज इक्वल्स टू 3y, और सॉल्व करने पर y इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 500। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। तो x की वैल्यू 150 और y की वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज आंसर इज y इक्वल टू 500। ये सॉल्व करने पे हमें रिजल्ट्स मिले। ये क्या इंडिकेट करते हैं कि देयरफॉर रिजल्ट अपन को मिला कि कॉस्ट ऑफ x किसको माना था अपन ने, 1 चेयर को। 1 चेयर की जो कॉस्ट है, ठीक है, 1 चेयर की जो कॉस्ट है दैट इज इक्वल्स टू ₹150 and cost of one table is equals to ₹500। तो 500 का एक टेबल मिला अपन को और 1 चेयर की कॉस्ट मिली अपन को 150। दिस इज द मेथड, एल्जेब्रिक मेथड का एलिमिनेशन मेथड है, जिसमें हम जो इक्वेशन बनती है उसको एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाकर उसको एलिमिनेट करते हैं, इसलिए इसका नाम एलिमिनेशन मेथड पड़ा है। और उससे आप अदर वेरिएबल की वैल्यू निकालकर यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन और उसको आपको रिजल्ट में आपको सॉल्व करने पे अदर वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। दिस इज व्हाई वी कैन कॉल इट एज एलिमिनेशन मेथड। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जब इक्वेशन बनाते हैं कोफिशिएंट को वहाँ पर भी क्रॉस चेक ज़रूर कर ले। हालांकि आपको 10th क्लास स्टैंडर्ड पर जो भी एल्जेब्रिक मेथड्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो दिया गया है वो सॉल्यूशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है, जिसमें हमारे पास रेशो a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन b2 का रेशो इक्वल नहीं आता। तो आप उसको चाहे तो स्टार्टिंग में ही क्रॉस चेक कर लें कि हमारे पास इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर रेशो आ रहा है 4/5 और यहाँ पर b1 b2 का रेशो आ रहा है 3/2, बोथ आर नॉट इक्वल। सो अपन को मालूम है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन का हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जो आपके सामने इस तरह से बनाया गया है। इज इट क्लियर? तो अब ये दिस इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड कहलाती है। आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब हम आते हैं इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के इसी पर्टिकुलर एल्जेब्रिक मेथड में सेकेंड टाइप ऑफ एल्जेब्रिक मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इज जनरली नथिंग बट, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड नाम से सजेस्ट करता था वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नाम से ही सजेस्ट करेगा कि किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसमें भी क्या करा जाता है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलती हैं उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में
हमेशा हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालते हैं और उस इक्वेशन में प्लेस करते हैं। मतलब एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकालते हैं और उसको अदर इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, अदर इक्वेशन में प्लेस करते हैं, ताकि वो इक्वेशन जो है वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बेसिस पर हमें रिजल्ट का ऑप्शन मिलता है कि सोल्यूशन मिलता है। तो हम एक ऐसी इक्वेशन कंसिडर करते हैं कि सपोज दो इक्वेशन है हमारे पास। एक इक्वेशन है सपोज x + 2y = 5 और दूसरी इक्वेशन है कि 2x + y = 4 है। मान लीजिए हमारे पास दीज आर द टू इक्वेशंस जिनको हमें सॉल्व करना है। ये दीज आर द टू इक्वेशन जो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के हेल्प से हमें सॉल्व करना है। तो ये दो इक्वेशंस है और उनके बेसिस पे हमें सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एक इक्वेशन को कंसीडर करना, उसकी वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू को अनदर वेरिएबल के टर्म्स में हमें लिखना है और दूसरी इक्वेशन में उसको रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो मान लीजिए इसमें मेथड में ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है कि कोशिश ये करिए कि आपको कोई भी पर्टिकुलर इक्वेशन, दोनों में से किसी एक ऐसी इक्वेशन को सेलेक्ट करना पड़े जिसमें कोफिशिएंट 1 लिखा हो, कोफिशिएंट 1 हो। जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 1 है और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है। तो ये हमारे दोनों इक्वेशन में से किसी को भी हम यूज कर सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूशन के लिए। जैसे कुछ अगर मान लीजिए इस तरह की कुछ मेथड आती या इस तरह का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होता जिसमें हमारे पास 3x + 4y = मान लीजिए अपने पास 28 है, या सपोज मान लीजिए 24 है, ठीक। तो इस इक्वेशन में अगर आपके पास सब्स्टिट्यूशन के लिए जाता तो मान लीजिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत जाती है, बिकॉज इसमें x और y दोनों के कोफिशिएंट हमारे पास 1 नहीं है। वो क्या डिफिकल्टी होती है अपन समझते हैं। मान लीजिए हमने सपोज इक्वेशन नंबर 1 अगर कंसीडर करते तो जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है उसको हम हमेशा क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो जैसे हमारे पास इक्वेशन ये है तो हम जिसका कोफिशिएंट 1 है उसको हम वेरिएबल को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी अदर वेरिएबल को क्या करेंगे, दूसरे टर्म में ले जाएंगे। तो हमारे पास एक पर्टिकुलर टर्म मिला, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे कि x = 5 - 2y। कोफिशिएंट 1 रखने के पीछे रीजन ये है कि अगर हमें x की वैल्यू y के टर्म्स में चाहिए तो यहाँ पर अगर कोई कोफिशिएंट होता तो हमेशा वो क्या होता, इसके डिवाइड फॉर्मेट में आता, जिसको अदर इक्वेशन में हम रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, जो हमारे लिए टीडीएस होगा, टिपिकल होगा। इसलिए ज़्यादा बेटर है कि हम ऐसी इक्वेशन को सेलेक्ट करें जिसका कोफिशिएंट 1 हो। ये बहुत आसानी से आगे कि जाके डिनोमिनेटर पे कोई टर्म नहीं है। अब आप क्या करेंगे उस केस में, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन लिखा था कि 3x + 4y = 24 जो लिखा हुआ था, इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि अगर मान लीजिए आप x के कोफिशिएंट को जो छोटा है पर 1 नहीं है दोनों में से, यहाँ पे अगर रखते हैं तो 24 - 4y बनता और x = कितना हो जाता, 24 - 4y होल डिवाइडेड बाई 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y वेरिएबल। तो यहाँ पर डिवाइजर आ रहा है। जब आप सेकेंड इक्वेशन में इसको रिप्लेस करेंगे इन केस ऑफ x की जगह पर, तब आपको क्या होता है, आपको सॉल्व करने के लिए एलसीएम की हेल्प लेना पड़ती। जबकि हमारे पास इस एग्जाम्पल में हम लोग ये कंसीडर करने का बेनिफिट क्या मिला कि हमें अगर x का कोफिशिएंट अगर सपोज 1 है तो हेल्प ये मिली हमें कि हमें डिवाइजर पे कोई भी टर्म नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन जो 3 की x की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर। अब जैसे आपने कैलकुलेट किया है कि फर्स्ट से इक्वेशन से जनरेट किया है तो हम सेकंड में रिप्लेस करेंगे। अगर हमें सेकंड की हेल्प से हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालते हैं तब हम फर्स्ट में प्लेस करते हैं। सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में प्लेस करना है। फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम जनरेट कर रहे हैं तो हमें सेकंड इक्वेशन में प्लेस करना है, इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस करना है। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है 2x + y = 4। तो आपने x की जगह रिप्लेस कर दिया क्या, 5 - 2y। देखते हैं सॉल्व करने पर रिजल्ट कितना आता है। ये हमने रिप्लेस कर दिया x की जगह 5 - 2y, मल्टीप्लाई किया तो 10 - 2 × 4y प्लस y = 4। दैट बिकम -3y = 4 - 10। 10 को आप इस तरफ ले गए और इन दोनों का सॉल्यूशन हो गया -3y। दैट बिकम -3y = -6। माइनस गॉस कैंसिल आउट, y = 6/3 दैट इज 2 आ गया आपके पास। तो आपने y की वैल्यू कितनी मिली, आपको 2 मिल चुकी है।
अब हमारे पास अगर y की वैल्यू 2 मिल चुकी है तो इसमें क्या होता है, हमेशा एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में टर्म सब्स्टिट्यूशन के लिए तो करते हैं, और एक और हेल्प मिल जाती है कि हम इसी इक्वेशन में जो आपका रिजल्ट आया, चाहे वो x का आया या y का, अब आपको क्या करना है, इस रिजल्ट को हमेशा इक्वेशन नंबर 3 में ही रिप्लेस करना, ताकि इजीली आप उसका रिजल्ट निकाल पाए। तो अब आपको थर्ड में इस वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो x की वैल्यू के बराबर है 5 माइनस 2y किए गए, जहाँ जहाँ अपन y है वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे 2, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 5 माइनस 4 दैट इज 1। तो सॉल्व करने पर x का रिजल्ट कितना आ रहा है, 1। तो इसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सॉल्व किया तो x का रिजल्ट 1 है एंड y का रिजल्ट आपको फाइनली 2 मिल गया है। इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप चाहे तो उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आप जहां जहां इक्वेशन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में x के 1 और y के 2 रखकर आप चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन के LHS RHS सेम आएंगे। 1 पहली इक्वेशन में 1 रखा है तो ये 1, और y 2 है तो 2 2 4, 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 5, RHS से मैच कर रहा है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो 1 2 2 प्लस 2 दैट बिकम 4। तो ये हमारा यूनिक सोल्यूशन है और ये एग्जैक्टली करेक्ट है, बिकॉज इनकी वैल्यूज पर दोनों इक्वेशंस, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो दिस इज द मेथड वी कैन से कि हम कह सकते हैं इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में। हमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर कभी किस तरह का क्वेश्चन आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि ऐसी इक्वेशंस को सेलेक्ट करना है सब्स्टिट्यूशन के लिए जिसमें x या y का कोफिशिएंट, किसी एक का भी कोफिशिएंट 1 हो। अगर दोनों का कोफिशिएंट है तो अपॉन में वो फ्रैक्शन में डेटा जाएगा, और जब आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर तो जो अपॉन में जो टर्म आएगा, तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम की हेल्प से इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बेसिस पर वेरिएबल का रिजल्ट मिलेगा। तो इट इज अ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके हेल्प से हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब मान लेते हैं कि हम इस पर्टिकुलर पार्ट पे जो तीसरी और फाइनल मेथड है उसको हम सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होती है और उस मेथड से हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये हमें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि मान लीजिए इक्वेशन हमने यही कंसिडर कर ली, यही दोनों, है ना, यही दोनों इक्वेशन हमने कंसिडर कर लिया और इसके हेल्प से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड निकालेंगे। सो रिजल्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जैसे हर मेथड का एक नेम होता है और उसके बेसिस पे सजेस्ट किया जाता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये है कि हमें कोफिशिएंट को, जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स एंड वाई के या कांस्टेंट क्वांटिटी, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। इसीलिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसा वेरिएबल का रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं जो हम इजीली रिजल्ट के तौर पे या सोल्यूशन के तौर पे हमें मिल पाए, यानी कोफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें रिजल्ट मिलता है, इसलिए इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होती है। इस मेथड में सबसे दो चीज़ें इंपॉर्टेंटली अपन को ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो आपको जो है इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसी में इसको कन्वर्ट करना। मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारे पास जो होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में ही हम इक्वेशन को लेकर आएंगे। यानी राइट हैंड साइड पे 0 होना कंपलसरी है इस मेथड में, बिकॉज ये कोफिशिएंट्स के बेसिस पर उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं मे बी रॉन्ग भी हो सकता है अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब रॉन्ग इन द सेंस कि साइन अपोजिट आता है। अगर x का आंसर फाइनली अगर आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो अगर आंसर मान लीजिए सपोज x का 1 आ रहा है, तो इसी अप्रोच से अगर फॉलो किया जाएगा, कोफिशिएंट को हम चेंज नहीं करेंगे, राइट हैंड साइड पर 0 नहीं लाएंगे, तो x का आंसर -1 आएगा। साइन का एक डिफरेंस आता है, क्यों आता है इसको स्टैंडर्ड में देखते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यानी 5 अगर राइट साइड पे तो लेफ्ट में लेके आएंगे तो -5, ये आपके इक्वेशन नंबर 3 जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को भी चेंज करना है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो सबसे पहले यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। नेक्स्ट, अब ये क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज अ डिपेंड्स अपॉन कि वेरिएबल की डायरेक्ट वैल्यू मिलती है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूले के टर्म्स में। वो फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा ये समझते हैं। फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा ये समझते हैं कि जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हमारे पास होता है वो ये होता है। इससे हम कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम रिप्लेस करेंगे। पहले जिस फॉर्मूले की हेल्प से ये सॉल्व होगा वो फॉर्मूला जनरेट करने का तरीका क्या है कि आप जो है इन कोफिशिएंट्स को a1 b1 c1 a2 b2 c2 को इस तरह ऑर्डर में रखें कि आप सबसे पहले b से स्टार्ट करें,
B1 B2 कोफिशिएंट, उसके नेक्स्ट वाले कोफिशिएंट्स क्या है, C1 एंड C2. C1 एंड C2 आर द सेकेंड कोफिशिएंट्स. इसी तरह से थर्ड, उसके बाद जब अपन वापस जाएंगे तो अपन को मिलेगा A1 एंड A2. रिवर्स जाएंगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा, A1 A2, और उसके बाद अगेन फिर से क्या तो B1 B2. मतलब B1 B2 से स्टार्ट करना है कोफिशिएंट को लिखना और B1 B2 पे ही फिनिश करना है, वहीं तक आप कोफिशिएंट को सारे को लिख लें. अब सॉल्यूशन, क्योंकि अपने पास जब हम कंसीडर करते हैं रिजल्ट फॉर x, तो हमने ये कोफिशिएंट्स को कंसीडर करना है और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. यहाँ लेफ्ट टॉप से स्टार्ट करना है राइट बॉटम पे, ठीक है, और फिर हमेशा स्टार्टिंग लेफ्ट से ही करना है. चाहे आपके पास जो कोफिशिएंट का पेयर है, जैसे B1 C1 और B2 C2 का पेयर लिया हमने, तो लेफ्ट पे हमारे पास टॉप से स्टार्ट करना है B1 C2. देन इसके बाद यही लेफ्ट से स्टार्ट करना, तो आप कोफिशिएंट क्या B2 है, तो पहले B2 से C1 की तरफ जाना है अपन को. तो इस तरह से जब वेरिएबल हम x की टर्म आ रही है तो हम कोफिशिएंट को इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि B1 मल्टीप्लाई बाय C2 माइनस B2 इंटू C1. क्लियर. जब हम कोफिशिएंट y के लिए काम करते हैं तो ये दो पेयर मिलते हैं, यानी जहां से हमने स्किप किया था वहीं से पेयर फिर कंसिडर किया कि C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1. तो y अपॉन में क्या हो जाएगा रिजल्ट, ये देखिए C1 पे एक फिनिश हुआ है. इसको लिखने का तरीका ये साइक्लिक ऑर्डर में, कि जहाँ पे अपना फिनिश हो वहीं से स्टार्ट कर, C1 पे फिनिश हो C1 से स्टार्ट करें. C1 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय A2 माइनस C2 A1. ठीक है, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स को, ये ध्यान रखिए कि कोफिशिएंट का सीक्वेंस वही है, मतलब टॉप लेफ्ट टॉप से स्टार्ट करना है, पर हमेशा कोफिशिएंट का इंडेक्स क्या आएगा, 1 2 देन 2 1, 1 2 देन 2 1, इसी फॉर्मेट में बीच में माइनस का साइन. अब तीसरा जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेटर नंबर 1. अब इसी तरह से लेफ्ट से जहाँ से फिनिश किया A1 पे खत्म हुआ तो A1 से स्टार्ट करेंगे और वही 1 2 2 1 के कॉम्बिनेशन में, तो A1 B2 माइनस A1 B2 माइनस A2 B1. तो ये हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हुआ जिसकी हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं रिजल्ट को. या तो इसमें डायरेक्टली आप प्लेस करें, या फिर अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उस समय अपन को ये पेयर कंसीडर करना है फॉर वैल्यू ऑफ x के लिए, और अगर हमें y वेरिएबल को आंसर में निकालना तो हमें ये पेयर कंसीडर करना पड़ेगा, x विद द कांस्टेंट फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y विद द कोफिशिएंट y वेरिएबल के कांस्टेंट्स के साथ में y वेरिएबल को अगर हम इंक्लूड करते तो y का रिजल्ट हमें जनरेट होगा. तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस पेयर को कांस्टेंट विद x और y वेरिएबल निकालेंगे y विद कांस्टेंट, इसको यूज करना है, तो उसके हेल्प से हमें रिजल्ट्स जनरेट होंगे. चाहे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या आगे भी प्रोसीड करना चाहे, अगर इन पेयर को लेते हैं तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये पेयर को कंसीडर किया x अपॉन में B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1 है. अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो x का रिजल्ट क्या आएगा, x का रिजल्ट आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, दैट इज B1 C2 माइनस B2 C1 होल डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1. तो ये रिजल्ट अपन को क्या मिला, x का. ऐसे ही चाहे तो डायरेक्टली आप y के लिए भी निकाल सकते हैं, तो y का रिजल्ट जो हमारे पास फाइनली मिलेगा वो हमारे पास y का रिजल्ट आपके पास मिलेगा इन दोनों को पेयर लेने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर C1 A2 माइनस C2 A1 होल डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1. या तो आप डायरेक्टली इनमें फॉर्मूला में ही वेरिएबल्स कोफिशिएंट को रखकर आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर लेंगे, फिर आप पेयर जब कंसीडर करने की वेरिएबल की वैल्यू निकालने की टर्न आएगी तो आप उस वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट को रखकर उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल अब हमारे पास रिजल्ट के तौर पे हमने अगर यहाँ पे जो इक्वेशन दी से कंपेयर किया तो हमारे पास A1 का रिजल्ट जो है वो 1 मिल रहा है, B1 का रिजल्ट हमें 2 मिल रहा है और C1 इज -5. इसी तरह से A2 हमें 2 मिल रहा है, B2 हमें 1 मिल रहा है और C2 आ रहा है -4. ये कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हमने रिजल्ट निकाल लिए A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के रिजल्ट्स. अब आपको क्या करना है, इनको यहाँ पर रिप्लेस करना है. तो आई थिंक सो ज़्यादा बेटर ये फॉर्मेट है जिसमें आप डायरेक्टली प्लेस करें फिर बाद में कंबाइन करें. ये फॉर्मूला आपको मेनली ध्यान रखना है. तो रिजल्ट आया x अपॉन में B1 C2, तो B1 कितना है 2 है, मल्टीप्लाई बाय C2 का मतलब -4,
माइनस में कोई क्वांटिटी है तो आप ब्रैकेट में ज़रूर से रखें, मिडिल एज अ साइन जो आपको मालूम है कॉमन साइन है, फिर B2C1, BT इज इक्वल्स टू आपके पास 1 है मल्टीप्लाई बाय C1, C1 का मतलब -5। इसी तरह से y अपॉन में क्या है C1A2, C1 का मतलब अगेन -5 है मल्टीप्लाई बाय C1 इंटू A2, A2 इज 2, बीच में अगेन माइनस का साइन, दैट इज इक्वल्स टू C2, दैट इज -4 इंटू आपके पास अगेन A1 का मतलब 1 है, देन इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में A1B2 है 1 और 1 माइनस, और A2B दैट इज वी कैन से A2B1, तो A2 की वैल्यू 2 है और B1 भी आपके पास 2 है। इसके बेसिस पर हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो x अपॉन में ये -8 + 5 इज इक्वल्स टू y अपॉन में -10 + 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 - 4, दैट इज x अपॉन में -3 इज इक्वल टू y अपॉन में -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन में -3। ये रिजल्ट अपन को मिला। अगर हमें x को सॉल्व करना है तो x के लिए इन दोनों को पेयर को कंसिडर किया तो x अपॉन में -3 इक्वल टू 1 अपॉन में -3, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, और अगर 3 भी कैंसिल हो जाएगा, या ये कह सकते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे भी कैंसिल हो रहा है और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे भी कैंसिल होगा, तो रिजल्ट आ रहा है x इक्वल्स टू 1। सिमिलरली अगर हम इन केस ऑफ y के लिए अगर जाते हैं तो y अपॉन में -6 इक्वल्स टू 1 अपॉन में -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 सा 3 2 सा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो फाइनली आंसर हमारे पास x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 मिल गया बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। और आपको ये समझ में भी आ रहा होगा, दिस इज द सेम रिजल्ट, दिस इज द सेम वैल्यू ऑफ x एंड y जो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में मिली थी। इसका कंक्लूजन ये रिजल्ट निकल के आ रहा है कि चाहे आपके पास एल्जेब्रिक मेथड कोई भी हो, सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए हमेशा अगर एक रिजल्ट यूनिक आ रहा है तो सारे रिजल्ट यूनिक ही आएंगे और वही रिजल्ट तीनों मेथड से सेम मिलेंगे। हमारी सिर्फ अप्रोच सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन रिजल्ट हमेशा एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। मेथड्स के डिफरेंस होने पर रिजल्ट्स चेंज नहीं होगा, सिर्फ उनकी अप्रोचेस बदलेंगी। तो ये तीनों अलग अलग मेथड्स हैं, इनको ध्यान से समझना है। और ये खासकर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड में कांस्टेंट राइट पर हो चल जाएगा, हमारे पास इसमें नहीं। लेकिन इस इक्वेशन में आपको ये ज़रूर से ध्यान रखना बाय द हेल्प ऑफ जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को हमेशा C1 C2 की वैल्यूज़ को हमेशा लेफ्ट में लेके राइट पे 0 बनाना कंपलसरी है, ये ज़रूर से ध्यान रखें। नहीं तो आपके जो कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे वो अपोजिट साइन के होंगे, जिसके वजह से रिजल्ट तो आएगा पर अब अपोजिट साइन का आएगा, है ना। और कोफिशिएंट्स निकालने का तरीका अपने पास ये रहेगा, B1 B2 से चैनल से स्टार्ट करना है, उसके आगे प्रोसीड करते आना, B1 B2 पे फिनिश करना है। x के अपॉन में पहले पेयर ऑफ कोफिशिएंट्स, y के लिए दूसरा पेयर और कांस्टेंट के लिए तीसरा पेयर सेलेक्ट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मिडिल पे साइन जो रहेगा माइनस का, और सीक्वेंस हमेशा ये रहेगा 1 2 2 1, और जिस पर्टिकुलर कोफिशिएंट पे एंडिंग होती है अगला कोफिशिएंट वहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ C1 पे खत्म हुआ C1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे A1 पे खत्म हुआ तो A1 से स्टार्ट हुआ है। और इन पेयर्स के बेसिस पर आपको सिर्फ ये वेरी सिंपल मेथड, आसान है, इसमें सिर्फ कोफिशिएंट को आपको प्लेस करना है और कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट ऑब्टेन करना है। तो ये आपको आई थिंक सो मुझे समझ मतलब आपको मुझे लगता है ये सारी मेथड्स, तीनों एल्जेब्रिक मेथड्स, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप लोग जो है फिर से फॉलो करें और उसकी प्रैक्टिस करें ताकि ये मेथड्स आपसे बने। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर, और इसमें जनरली एग्जाम्स में इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना आता है।